Hello everyone, a very beautiful good morning to one and all. I hope you all well. सो आज हम अपने टॉपिक का एंड करते हैं। जो भी हम 21 डिसेबिलिटीज़ पढ़ रहे थे उसको आज हम कंप्लीट करते हैं कि जितने भी टाइप्स हमारे दिए गए थे उन सभी को वन बाय वन हमने कंप्लीट किया है। फर्स्ट जैसे हमने विज़न को लेकर के पढ़ा था, फिर हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ा। तो इस तरीके से हमने जितने भी डिसेबिलिटीज़ और इम्पेयरमेंट पढ़े, देन आज हम लास्ट कवर करते हैं। लास्ट पे हम अपना फिज़िकल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैटेगरी हम फिज़िकल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिज़िकल डिसेबिलिटी के नाम से ही हमें ये कंफर्म होता है कि जहाँ पर जो आपकी फ़िज़िक में प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम फिज़िकल डिसेबिलिटी बोलते हैं, है ना। फिज़िकल डिसेबिलिटी मीन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे स्केलेटन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारी चीज़ को मिला करके जो प्रॉब्लम है वो हमारी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर इंसान सही से मूवमेंट नहीं कर पाता, खुद से काम नहीं कर पाता, खुद से सामान उठा नहीं पाता। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो हमारी तंत्रिका और मांसपेशी दोनों के ही कष्ट के परिणाम स्वरूप होती हैं और इंसान स्वयं में असमर्थ महसूस करता है, ये हमारी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या है कि डिफ़िकल्टी इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाने में जहाँ हमको दिक्कत होती है, दैट इज़ डिसेबिलिटी इन लेग्स एंड हैंड। इट इज़ अ डिसेबिलिटी रिलेटेड विद बोन्स एंड मसल्स एंड जॉइंट्स। जहाँ पर हमारी हड्डियों में, जहाँ पर हमको मांसपेशियों और जोड़ों से संबंधित अक्षमता होती है, दैट इज़ लोकोमोटर, चलन दिव्यांगता। ठीक है, दूसरी क्या है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी की प्रॉब्लम सभी को पता होगा। कुष्ठ रोग क्या होता है, जगह जगह पर पैचेस पड़ जाते हैं और उन पैचेस में क्या हो जाता है, सेंसेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पर हमें कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती। ठीक है, आइज़ और आईलिड्स में जो आँखें और आँखों की पलकें हैं, इसमें भी ये चीज़ हो जाती है, जहाँ पर क्या हो जाता है, जहाँ पर हमारी संवेदना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कुष्ठ रोग। ठीक है, सेकेंड ये हो गई। थर्ड हम सेरेब्रल पाल्सी को पढ़ते हैं। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, जब जन्म के दौरान या जन्म से तुरंत पहले या जन्म के तुरंत बाद हमारा तंत्रिका जो होती है, वहाँ पर तंत्रिका स्थिति का समूह मस्तिष्क की क्षति के कारण, ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क में क्षति हो जाती है, जिसके कारण हम चलने बैठने, मसल्स में हमको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है, ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी मूवमेंट। ठीक है, कॉज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन यूजली अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जन्म के तुरंत बाद जहाँ पर हमारा मस्तिष्क में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो वो कहलाती है सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जो एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है वो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है कि इसके क्या पार्ट है, या फिर ये पूछा जा रहा है स्पास्टिक किसका, कौन सी बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट है, मेन 3 पार्ट है। फर्स्ट ये अटैक्सिक एंड यहाँ पर क्या है, इसको आप पढ़िएगा डाइसकैनेटिक। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट है, स्पैस्टिक, अटैक्सिक एंड एथिटॉइड या डाइसकाइनेटिक। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं, इनको आपने याद रखना है। इसको मैंने इजी बना दिया है, अभी आपको मैं एक चार्ट शो करती हूँ, उसके थ्रू आप देखिए। और यहाँ पर ये क्या है, मिक्स सेरेब्रल पाल्सी, रिजिडिटी और ट्रिमर, ये इसके कोई पार्ट नहीं है, बट हाँ ये सेरेब्रल पाल्सी को ही डिनोट करते हैं, इसलिए इन तीनों को भी मैंने बताया है। तो इन तीनों को अभी मैं बताती हूँ, पहले आप इन तीनों को पढ़िए। ठीक है, मेनली आप इन तीनों को पहले पढ़ते हैं और इन तीनों को मैं एक पिक से कवर करती हूँ, है ना। मिक्स सेरेब्रल पाल्सी क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा तरीके की, जैसे स्पैस्टिक और अटैक्सिक दोनों सेरेब्रल पाल्सी किसी को हो जाती हैं,
तो ये कहलाता है मिक्स सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, रिजिडिटी क्या है, रिफ्यूज कंटिन्यूस मसल्स टेंशन कॉल्ड लीड पाइप स्टिफनेस। यहाँ पर एक तरीके का डिफ्यूज़न हो जाता है जो कि रिजिडिटी कहलाता है। ट्रिमर में क्या होता है, यहाँ पर आपके ट्रिमर, जैसे मैं आपको बताऊँ कि किसी को आपने देखा होगा काम करते हुए आप प्रॉपर तरीके से आपका हाथ हिल रहा है, ठीक है, आपका हाथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कंपन सा हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिमर। ठीक है, अभी आप इन तीनों का कवर करते हैं। ये देखिए आप क्या है जो हमने पढ़ा था, स्पैस्टिक डाइसकाइनेटिक एटैक्सिया, यही 3 पढ़ा था। अब इन तीनों को समझिए। स्पैस्टिक जो होगा उसमें रीजनल इन्वॉल्वमेंट होगा बॉडी का, जैसे कि ये दोनों आप देख रहे हो, इसमें पूरी बॉडी कहीं से भी कवर नहीं हो रही। ठीक है, डाइसकाइनेटिक एंड एटैक्सिया में होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी में। इस तरीके के लोग भी आपने देखे होंगे, है ना, कि जो लोग चलते टाइम प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं, जिनका हाथ सही से वर्क नहीं कर रहा है, किसी की हाफ बॉडी वर्क कर रही है, किसी की कम बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ इस पिक के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रीजनल इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, और होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है, क्वाड्रीप्लेजिया, एथेटॉइड, डायस्टोनिक एटैक्सिया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके आगे भी देखिए, डेफिनेशन के साथ भी आपको चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने दे रखा है हेमीप्लाजिया, फिर डाईप्लाजिया, क्वाड्रीप्लाजिया, मोनोप्लाजिया, ट्रिप्लाजिया और डबल प्लाजिया। हेमीप्लाजिया में क्या है, वन हाफ दैट इज़ राइट और लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या होगा, या तो राइट साइड का ही हाथ और पैर इन्वॉल्व होगा या फिर लेफ्ट साइड का ही, मतलब वन साइड ऑफ बॉडी पैरालिसिस होगी। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, ये सारे पैरालिसिस के पार्ट्स हैं। ठीक है, पैरालिसिस, टाइप्स ऑफ पैरालिसिस है। डाईप्लाजिया में क्या होगा, लेग्स आर इन्वॉल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट देन आर्म्स। यहाँ पर लेग्स ज़्यादा आपको वीक मिलेंगी आर्म से। ठीक है, क्वाड्रीप्लाजिया में ऑल 4 लिम्स आर इन्वॉल्व। लिम्स मीन्स क्या होता है, हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर को बोलते हैं ना। यहाँ पर हिंदी नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों हाथ और दोनों पैर को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे चारों हाथ और पैर इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। नेक के नीचे से सारी बॉडी हमारी पैरालिसिस होगी। ठीक है, मोनोप्लाजिया क्या होता है, ओनली वन लिम्ब इज़ इन्वॉल्व, या तो सिंगल हाथ होगा या सिंगल पैर होगा, वो पैरालिसिस में आएगा, वो मोनोप्लाजिया। ट्रिप्लाजिया में क्या हो गया, 3 लिम्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पर एक हाथ या 2 पैर या दोनों हाथ और एक पैर, इस तरीके का हो गया, है ना। इसको आगे हम पिक से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मोनोप्लाजिया मतलब 1 लेग, हेमीप्लाजिया मतलब 1 साइड, ठीक है, डाईप्लाजिया दोनों हाथ, है ना। पैराप्लाजिया, ये इसकी डेफिनेशन पीछे आपको नहीं मिली होगी। पैराप्लाजिया में दोनों पैर आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्वाड्रीप्लाजिया में पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। नेक के नीचे से देखिए पूरी बॉडी आपकी क्या है, इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ड्रॉफिज्म सभी ने देखा है। मेनली आप याद रखिए कि 4 फीट 10 इंच से कम जिसकी हाइट है, दैट इज़ ड्वार्फिज्म में आता है, बौनेपन में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मसल्स डिस्ट्रॉफी। मसल्स डिस्ट्रॉफी क्या होती है, मसल्स डिस्ट्रॉफी जो है वो एक वंशानुगत है, हेरिडेटरिकल डिजीज़ है। इस डिज़ीज़ में क्या हो जाता है, जो मानव शरीर में मांसपेशियाँ मौजूद हैं उनको वो क्या करता है, कमज़ोर करता है। ठीक है, जब ये रोग होता है किसी को, किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रगतिशील मांसपेशियों को में कमज़ोरी कर देता है। ठीक है, मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु इसकी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर अपना बॉडी का पोस्चर नहीं क्रिएट कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसिड अटैक। देखा ही होगा आपने, काफ़ी जगह एसिड अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का पैर ख़राब, फेस ख़राब, हाथ ख़राब, और वहाँ पर उनके मूवमेंट में भी इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका है, फिज़िकल डिसेबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्या चीज़, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या लिख रहा है।
ठीक है। इस चीज़ को हम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते, कोई ठीक से सोच नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा, राइट नहीं कर पा रहा, स्पेल नहीं कर पा रहा, उसका कैलकुलेटिव माइंड नहीं अच्छा है, ठीक है, उसका नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हिडन डिसेबिलिटी में आती हैं, ठीक है। जहाँ पर बच्चा ये चीज़ क्लियर तरीके से नहीं बता पाता। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चा है ना वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, जहाँ पर उसके फादर उसको बोर्डिंग भेज देते हैं, मारते पीटते हैं, बट वो बच्चा अपनी चीज़ को नहीं बता सकता, ठीक है। इस तरीके की जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हिडन रहती है, वो हमको अच्छे से समझ में नहीं आती और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इस तरीके के बच्चों का कभी भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, है ना। और बस हम उनको बेकार, बहुत पुअर इस तरीके का समझ करके उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वो अंदर ही अंदर क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, इस चीज़ को हम नहीं जान पाते, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हैं इन चीज़ों पर बहुत फोकस करें, अपने आसपास चीज़ों को पहचानिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्या क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए डिसलैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया। यहाँ पर शॉर्ट वर्ड से याद रखो कि रीडिंग का इशू जो होगा वो डिसलैक्सिया होगा, ग्राफ से जो रिलेटेड है वो रिटन में होगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो मैथ्स होगा, और प्रैक्सिया का पी से याद रखिए कि फिज़िकल मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, दैट इज़ मोटर स्किल, ठीक है। और डिसलैक्सिया आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, डिसलैक्सिया मतलब लेटर एंड वर्ड्स इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रेजेंटेड इन पेरेंट। मतलब यहाँ पर ये समझिए, जहाँ रीडिंग में आप इन शॉर्ट याद रखिए कि जहाँ रीडिंग में प्रॉब्लम है दैट इज़ डिसलैक्सिया, जहाँ रिटन में प्रॉब्लम है डिसग्राफिया, कैलकुलेशन मैथ्स कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम है डिसकैल्कुलिया, और मोटर स्किल डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ, मैंने आपको नोट्स में नहीं इन्वॉल्व किया, अगर ये डिस की जगह ए आ जाए, ठीक है, एलेक्सिया, एग्राफिया, कैलकुलिया, ठीक है, अप्रैक्सिया, तो जहाँ पर ए लग जाता है दैट मीन्स कि किसी वजह से हमारा पहले ब्रेन डैमेज हुआ, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का बहुत अच्छा सा कोई अच्छा सा आईक्यू के साथ सब कुछ करने वाला किसी का बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है एलेक्सिया, ठीक है। उसको हम डिसलैक्सिया नहीं बोलेंगे, वहाँ एलेक्सिया का हो जाने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा ब्रेन डैमेज की वजह से हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे मिलेंगे आपको, एफेजिया, एलेक्सिया, एप्रैक्सिया, ठीक है। जहाँ पर पहले ब्रेन डैमेज हुआ दैन डिसेबिलिटी आई, तो उसको हम डिसलैक्सिया ना बोल के एलेक्सिया बोलेंगे, ठीक है, एफेजिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यहाँ पर देखिए, जो हमारी दीर्घकालिक तंत्रिका की स्थिति होने के कारण दिव्यांगता हो जाती है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती है, एक जैसी नहीं रहती। अल्जाइमर को समझिए कौन सी एक बीमारी है, मैं इसको इसी को बस एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी आप सब बस याद करके रख सकते हो। अल्जाइमर की एक मूवी है माई, ठीक है, आशा भोसले की, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें बहुत ब्रॉड तरीके से अल्जाइमर को दिखाया गया है। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज़ है कि धीरे धीरे हम भूलना स्टार्ट करते हैं, और भूलते भूलते हम इतना कुछ भूल जाते हैं कि अभी हम ऊपर गए हैं कि हमको नीचे भी वापस आना है, ठीक है, हमारा क्या रास्ता है ये हमको याद ही नहीं है कि अब हमको करना क्या है। ये एक डिज़ीज़ है जो हमारी तंत्रिका को बिल्कुल ही बेकार कर देती है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है अल्जाइमर, ठीक है। वो मूवी देख करके आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती क्या है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टोनिया है, और नेक्स्ट है आपकी एएलएस, इसको आप याद रखिएगा, याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है कि हम कोई बायो के स्टूडेंट नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए कौन कौन सी है, ये हंटिंगटन डिज़ीज़ है, न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़ है, एपिलेप्सी, ये भी आपने सभी ने सुना होगा, मिर्गी का दौरा पड़ता है, स्ट्रोक,
मतलब डायरेक्ट ब्रेन पर स्ट्रोक पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इंटरप्ट हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, टॉपिक कंप्लीट अच्छे से पढ़िएगा। ये हमारी डिसेबिलिटी सारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को एंड तक सभी लोग देखा करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट डीएलएड, एमएड, बीएड या एमए इन एजुकेशन, बीए इन एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और नेट, जेआरएफ, सीटेट, इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है। आई होप कि आप जब पूरा देखेंगे ना, तो आपको ये क्लियर होगा कि इतने शार्प नोट्स आपको नहीं मिल सकते, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज़। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।